हम लोग करेंगे यूनिट 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स ग्रेड 10 पैटल बोर्ड और रेफरेंस बुक है एनबीएफ की। उसकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। इसके जितने भी एसएलओज हैं इस चैप्टर के पैटल बोर्ड की तरफ से जो प्रोवाइड किए गए हैं उसको हमने इसे पिछले पार्ट में देखा है। एक्सरसाइज से पहले हमें वो लाजमी देखना है। हमारे पास सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो जैसे हमने चैप्टर में भी देखा था, हम मैग्नेटिक कंपास का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने वायर के गिर्द अगर मैग्नेटिक कंपास रखें तो वो एक्चुअली में शो करेगी कि उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड है। और डीसी मोटर कन्वर्ट्स, तो डीसी मोटर यानी कि जो डायरेक्ट करंट पे चलती है, जो हमने मोटर देखी थी वो डायरेक्ट करंट पे चलती थी, डीसी मोटर थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को मोशन में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इनमें से कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करती है। दैट इज अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी कॉयल में एसी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो सेकेंडरी कॉयल में भी एक करंट इंड्यूस होता है, वोल्ट या ईएमएफ इंड्यूस होता है। वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉयल ऑफ ट्रांसफार्मर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो वोल्टेज जो होगा सेकेंडरी कॉयल में ट्रांसफार्मर के, वो किस पर डिपेंड नहीं करता? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स का मतलब है कि वो जो एसी करंट आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो क्लियरली इस पर वो डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पर वो हल्के से भी डिपेंड नहीं करता कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। हाँ, प्राइमरी वोल्टेज पे वो डिपेंड करेगा, जो शुरू का वोल्टेज है उसके मुताबिक ही आपके पास रेशियो बनेगी। पावर लॉसेस अगर आप, अच्छा, हम ट्रांसफार्मर के अंदर अक्सर औकात एक आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड एन आयरन कोर ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से एक आयरन की कोर बनी हुई है, इसके ऊपर तारें इस तरीके से कॉइल्स बनाई होती हैं। तो इससे हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी पावर को कोई लॉस ना हो, तमाम की तमाम आयरन से मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर हो जाए। अगर हवा हो तो बहुत सी पावर लॉस होगी। हल्की सी तो हर 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 बार होती है, हम कभी परफेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन काफ़ी हद तक में इसको कम कर सकते हैं। पावर लॉसेस पे भी वो डिपेंड करेगा। टर्न्स रेशो यानी कि इधर इसकी टर्न्स और इसकी टर्न्स की रेशो पर भी डिपेंड करेगी। तो क्लियरली इसका है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सो। अच्छा, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती है आइडियल, जहां पर कोई लॉस नहीं हो रहा? करंट तो कांस्टेंट नहीं रहता, वोल्टेज भी कांस्टेंट नहीं रहता, पावर पावर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि आपके पास जो पावर है, जो एनर्जी है, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी। वी आई कांस्टेंट होगा आइडियल वोल्टेज में, जहां लॉसेस होंगे वहां पर थोड़ी सी पावर कम होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें वोल्टेज को बड़ा करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 3:2 है, यानी कि जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 2 वाली साइड पर है और ये वाला 3 वाली साइड पर, क्लियरली वो बड़ा कर रहा है। व्हाट इज द वोल्टेज इन सेकेंडरी इफ प्राइमरी वोल्टेज इज 30 वोल्ट? 30 वोल्ट है प्राइमरी, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? तो दिस इज 3/2, ये है आपके पास सेकेंडरी की। तो यहाँ पर आपके पास, मैं इसको कहता हूँ वी एस, और नीचे आपके पास आ जाएगा प्राइमरी, दैट इज 30 वी। तो ये आपके पास हो जाता है 90 वोल्ट्स इज इक्वल टू 2 वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉयल, और ये आपके पास हो जाएगा वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉयल इज 45 वोल्ट। तो कितना आपका आंसर है यहाँ पर? 45 वोल्ट। टुवर्ड्स विच मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास नीडल अट्रैक्ट? अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल को समझना जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड में, हालांकि ये फॉर्मेटिव स्पेलिंग, हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है कि ये आपके अर्थ का एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। दिस इज दी जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ। इसका मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये हम आम किसी भी चीज़ का नॉर्थ साउथ कहते हैं, ये वो है, इसको मैग्नेटिक फील्ड से कंफ्यूज नहीं करना। इत्तेफाक से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हैं वो इस तरह से हैं कि ये अर्थ के जियोग्राफिक साउथ से निकलती हैं। अर्थ के ये जियोग्राफिक साउथ से निकलती हैं। एक्चुअली में इसके हल्का सा साइड से निकलती हैं, लेकिन वो हम इग्नोर कर सकते हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थ के जियोग्राफिक साउथ से निकलती हैं, हल्का सा स्लाइटली टिल्टेड होती हैं, लेकिन जियोग्राफिक साउथ से निकलेंगी ये और जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जो जियोग्राफिक साउथ है वो एक्चुअली में मैग्नेटिक नॉर्थ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड्स का वो नॉर्थ है, और हल्का सा टिल्टेड, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा इधर होगा और फिर मैग्नेटिक साउथ थोड़ा इधर होगा, और ये वाला मैग्नेटिक साउथ होगा। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझना जरूरी है। वैसे वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, तो यहाँ पर भी नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, लेकिन जियोग्राफिकली वो साउथ से नॉर्थ जाती हैं, तो इसको अंदर आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास, अब कंपास एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल किधर अट्रैक्ट होता है? अब नॉर्थ पोल किधर अट्रैक्ट होगा? तो कंपास का अगर हम देखें तो कंपास तो मैग्नेट है, तो कंपास का नॉर्थ अट्रैक्ट होता है साउथ से, लेकिन ये साउथ पोल से अट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि मैग्नेटिक साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा, जियोग्राफिक साउथ पोल से नहीं। तो नॉर्थ एक्चुअली में इधर अट्रैक्ट होगा, या नॉर्थ नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा, जियोग्राफिक नॉर्थ। इसीलिए हमारी मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ है वो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है।
वो असली में साउथ पोल है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, लेकिन हम उसको जियोग्राफिक नॉर्थ पोल कहते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक्चुअली में मतलब वो इधर जाता है, इधर नॉर्थ पोल एंड की इधर जाएगी, जो कि इसी के करीब है। तो नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल कहाँ है? मैग्नेटिक साउथ की तरफ, यहाँ जियोग्राफिक नॉर्थ के करीब। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल इज अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ। तो ऐसे नहीं है, नॉर्थ कभी भी नॉर्थ मैग्नेटिक के साथ अट्रैक्ट नहीं होता। द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल इज अट्रैक्टेड टू द साउथ, यस, तो साउथ मैग्नेटिक पोल की तरफ अट्रैक्ट होगी, विच इज लोकेटेड नियर द, यस, तो वो जो आपके पास साउथ मैग्नेटिक पोल है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के करीब है। तो बिल्कुल ये ठीक है। आगे है नॉर्थ पोल ऑफ कंपास, नॉर्थ के करीब वो नहीं होती। फिर यहाँ पर भी यही है कि नॉर्थ पोल ऑफ कंपास इज अट्रैक्टेड टू साउथ मैग्नेटिक, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि वो जियोग्राफिक साउथ पोल के करीब है, तो ऐसा नहीं है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के करीब है। दिस इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये वाला एमसीक्यू फॉर्मेटिव है। इसके बाद है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? ऑफ कोर्स इट इंक्रीजेस द आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी वोल्टेज। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड बिफोर इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड बाय ओवरहेड केबल्स। सिलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाई दिस इज डन। तो ऑफ कोर्स जब आप लोग जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन से पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ताकि उसका वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, करंट कम कर दिया जाए, फिर वापस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा घरों के करीब। यहाँ पर हम लोग कहेंगे इट इंक्रीजेज द वोल्टेज टू इंक्रीज द स्पीड एंड, नहीं ऐसा नहीं है, यस, इट इंक्रीजेज द वोल्टेज टू रिड्यूस एनर्जी लॉस इन द केबल्स में एनर्जी लॉस ना हो, इसके लिए वो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर? इनमें से कौन सी चीज़ें एक ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती हैं? तो पावर चेंज नहीं होती है ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर। अब बोले कि नहीं, नहीं, इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑर्डिनरी जब वो कह रहे हैं, ऑर्डिनरी का मतलब है जो आइडियल नहीं है, तो नॉट आइडियल जो नॉर्मल होता है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर पावर चेंज होगी, करंट चेंज होगा, वोल्टेज, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी है जो हर्ट्स में होती है, जो कि पाकिस्तान में भी ये खास हर्ट्स है, वो चेंज नहीं होती। इसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो पहला है, वो कहते हैं कि अगर हमें इस किस्म की मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं डायरेक्शन ये है, तो किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना चाहिए? ऑफकोर्स कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है। हमारे पास राइट हैंड रूल है, हमने तार को पकड़ना है तो हमारी उंगलियां इस तरह कर्ल करनी चाहिए कि ये इस तरीके से आ रही हो, ना के इस तरीके से जा रही हो, यानी इसको उल्टी उल्टी में ना जा रही हो। तो अगर हम लोग इस तरीके से अपने हाथ को रखते हैं, तो हमारी उंगलियां इस तरीके से कर्ल करती हैं, दूसरी तरीके से कर्ल नहीं करती, तो ये एक्चुअली में इस तरह है। और मैं अगर दूसरे तरीके से नीचे की तरफ थंब रखता हूँ, तो ये पीछे की तरफ कर्ल करेंगे, जो कि उस तरह है। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह, तो दिस मीन्स करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। इन द फॉलोइंग डायग्राम विल देयर बी अ नॉर्थ पोल और साउथ पोल एट द लेफ्ट साइड ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये जो सोलेनॉइड की लेफ्ट साइड है, आई होप दिस इज द लेफ्ट साइड, यहाँ पर आपके पास नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल। ऑल्सो ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग एरोज टू शो इट्स डायरेक्शन। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कोर्स एक बार मैग्नेट की तरह होगी, और वो हम प्रिसाइज यहाँ पर ड्रॉ करना मुश्किल है, आप कॉपी के ऊपर प्रिसाइज ड्रॉ कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स कुछ इस तरह से होगी, यानी इधर जा रहे होंगे, उसके बाद समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। अलबत्ता नॉर्थ साउथ कौन सा है? तो हमारे पास यहाँ पर रूल था, हमने सोलिनॉइड को अपने हाथ में पकड़ना था, जैसे हमने रूल देखा था, और हमारी उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में कर्ल होना चाहिए था। अब यहाँ पर करंट ना जाने किस तरफ है, लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र ज़रूर आ रहा है कि करंट इधर है, ये एक छोटी सी इन्होंने एरो बनाई हुई है इस तरीके से, यस। तो फिर करंट हमारे पास एक्चुअली में, मैं इसको दूसरे रंग से शो करता हूँ, जो रंग यहाँ पर विजिबल हो। यहाँ पर कोई ऐसा रंग जो कि ईजिली विजिबल हो, तो आई थिंक ये वाला रंग ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली में करंट इधर से आ रहा है, तो इस तरीके से ये जाएगा, तो यानी कि इधर इस सिंप में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने इसको अपने राइट हैंड से पकड़ना है और मेरी उंगलियों को इस तरह करना चाहिए। जब मेरी उंगलियां इस तरह कर होंगी, तो मैं देख रहा हूँ, तो मेरी थंब जो है वो इस तरफ पॉइंट करेगा, थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा उस तरफ नॉर्थ पोल होगा, दिस मीन्स नॉर्थ इज हियर, साउथ इज हियर, और यहाँ पर से ये निकलेंगी और यहाँ पर इस तरफ ये जाएंगी। तो जो उन्होंने पूछा था लेफ्ट साइड पर, वहाँ पर साउथ पोल है। इसके बाद सेकंड है, थर्ड है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट गुजर रहा है, और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है। तो क्लियरली मोटर वाला हम काम करने वाले हैं। इन विच डायरेक्शन में द कंडक्टर मूव, अप डाउन लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर ये कंडक्टर है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कन्वेंशनल करंट, लंबी वाली साइड पॉजिटिव है, नेगेटिव, दिस मीन्स करंट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर वो किस तरफ मूव करेगा? एक्चुअली में ये मोटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई डोंट थिंक ये रोटेट करेगा, बस यहाँ पर एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो हम लोग यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर आता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को
मैग्नेटिक फील्ड है एन टू नॉर्थ टू साउथ, तो हमें अपनी फर्स्ट फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की है, सेकंड फिंगर हमारे करंट की है, जबकि फर्स्ट फिंगर हमारे जबकि थंब जो है थंब दैट इज़ फॉर द फोर्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लेफ्ट हैंड को यूज़ करते हुए तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट फिंगर, और उसके बाद करंट है अंदर की तरफ, करंट है हमारे पास अंदर की तरफ, तो करंट हो जाएगा हमारे पास अंदर की तरफ, दिस इज करंट एंड दिस इज दी मैग्नेटिक फील्ड। ऑटोमेटिकली आपकी जो फोर्स है वो नीचे की तरफ आएगी, दिस मीन्स दैट दिस विल मूव डाउन। इफ द मैग्नेटिक फील्ड वाज रिवर्स देन इन विच डायरेक्शन विल द करंट मूव। अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दिया जाए तो फिर कंडक्टर किस तरह मूव करेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन बट वी नो कि वो ऑपोजिट हो जाएगा, वो अब मूव करेगा। अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगाएं तो अब बस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, ये अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अब अप्लाई करें तो यस हमारी फोर्स अब की बार ऊपर की तरफ आएगी। इफ बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट आर रिवर्स देन इन विच डायरेक्शन विल द कंडक्टर मूव। हम मैग्नेटिक फील्ड को भी रिवर्स करने वाले हैं, करंट को भी, तो अब ये डाउन जाएगा, क्योंकि पहले ये डाउन था, हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स किया, अब हमने करंट को भी रिवर्स किया, फिर से उल्टा हो जाएगा और डाउन जाएगा ये। अब फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। जब हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लगाते हैं तो यस ये हमारे पास डाउन ही आएगा। हम लोग यहाँ पर हमारी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ हमारे पास हो जाएगा हमारा करंट, तो ऑटोमेटिकली फोर्स जो है वो नीचे की तरफ आएगी। आप अपने लेफ्ट हैंड को देख सकते हैं। इसके बाद है शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि जनरेटर एक मोटर से कैसे डिफरेंट है और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो बिल्कुल जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर इसका उल्टा काम करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, तो बहुत ही इन दोनों के दरमियान एक बहुत गहरा ताल्लुक है। दोनों ही सेम प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं, अलबत्ता जनरेटर के अंदर सिर्फ ये हो रहा है कि आपके पास एक कॉइल है जिसके अंदर करंट मौजूद नहीं है और आप उस कॉइल को खुद घुमाते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है, जबकि मोटर में उसके अंदर करंट प्रोड्यूस है और वो खुद घूमती है। बस ये डिफरेंस है। और रिलेशनशिप इनके अंदर ये है कि जनरेटर जो बिजली प्रोड्यूस करता है वही बिजली जनरेटर मोशन के थ्रू बिजली प्रोड्यूस करता है और फिर वही बिजली मोटर इस्तेमाल करके मोशन प्रोड्यूस कर देती है। ओके, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, व्हाई इज अ ट्रांसफार्मर इनइफेक्टिव विद डीसी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर डीसी वोल्टेज या डीसी करंट के साथ क्यों काम नहीं करता, तो ये आपको रीजन पता है एसएलओ के थ्रू से। डायरेक्शन ऑफ अ करंट, वो कहते हैं रिलेशनशिप डायरेक्शन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, तो ये आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलती है कि ये दोनों राइट एंगल्स पर होते हैं, ये दोनों राइट एंगल्स पर होते हैं और इसके साथ साथ ये आपकी जो फोर्स है उसके भी राइट एंगल्स पर होते हैं। अच्छा नहीं, बल्कि यहाँ पर वो कुछ और पूछ रहे हैं, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि एक, यहाँ पर थोड़ा सा और तरीके से लिखना चाहिए था, वो ये पूछ रहे हैं कि एक वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगी उसके दरमियान का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर वो प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑफकोर्स वो तो आप राइट हैंड रूल से बताएंगे कि आपने थंब पॉइंट करनी है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में, तो जिस तरफ फिंगर्स कर्ल होंगे उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन अ करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड। तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाएगा तो उन दोनों के दरमियान क्या इंटरेक्शन होगी, ऑफ कोर्स वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, या बुनियादी तौर पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। वाई इज हाई वोल्टेज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, तो हाई वोल्टेज क्यों यूज़ किया जाएगा, तो इसको हम कंप्लीट एसएलओ देख चुके हैं। और हम लोग एक एक्सपेरिमेंट बताएं जिससे आप लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकें, एक कॉइल और एक बार मैग्नेट की तरफ। तो बिल्कुल आप लोग अगर एक कॉइल लें और इधर आपने इसको क्लोज किया, यहाँ पर में भी आपने एक मीटर लगाया हुआ है, एक एम मीटर जो आपको करंट के बारे में बताएगा, और यहाँ पर आप लोग एक बार मैग्नेट लेके आए, इसको आप आगे पीछे करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर एक करंट या ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो एक्चुअली में हम इसके ऊपर डिटेल में देख चुके हैं एसएलओ उसके अंदर, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल और इसके साथ साथ द रेट एट विच the rate of the cutting of magnetic field lines and the rate of the change of flux, the magnetic flux. Compare and contrast the two primary type of transformers, step up and step down को हमने कंपेयर करना है, यहाँ इनके अंदर जो डिफरेंसेस उनको बताना है। और 3 डिवाइसेस आप बताएं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले है आपके पास जनरेटर, जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स, अच्छा अब तीसरे में हम मोटर्स तो इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि मोटर्स क्लोज तो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, लेकिन वो मोटर इफेक्ट को यूज़ करते हैं जो इंडक्शन के उल्टा है। इंडक्शन में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करेगा, जबकि यहाँ पर करंट जो है जब वो एक मोशन में होगा, जब वो घूम रहा है तो वो आपके पास मतलब करंट जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेशन करेगा, यानी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में रोटेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी थी, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ने रोटेशन प्रोड्यूस करना है, तो ये इंडक्शन के उल्टा है। यहाँ पर हम मोटर्स नहीं लिखेंगे, कोई और चीज़ लिख देते हैं। इसकी एक गुड एग्जांपल वायरलेस चार्जेस हैं। वायरलेस चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि वायर के बगैर चार्ज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर के बगैर ट्रांसफर होती है, तो वो ट्रांसफर होती है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड्स चेंजिंग करके चेंज होती हैं और फिर वो एक हवा में से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करती हैं। इसके बाद है न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी रेशो टर्न रेशो ये है 1:100, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन द प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वो 1:100 हैं। और ऑल्टरनेटिंग सप्लाई जो है वो है 20 वोल्ट्स की। तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, तो बहुत सिंपली 1/100 इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय दी एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 2000 वोल्ट्स, और ये हमारे पास फिर यस 2000 वोल्ट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अब स्टेप डाउन है ये, इसका उल्टा है। अब देखें 100:1 है, यानी प्राइमरी में 100 है तो उससे सेकेंडरी में उससे 100 गुना कम है। एसी वोल्टेज जो हम बता रहे हैं वो है 170 वोल्ट्स का। ये एम्पलीट्यूड उन्होंने आपको वैसे तंग करने के लिए लिखा है, एसी वोल्टेज है। एसी वोल्टेज के अंदर चूंकि वोल्टेज है, एसी करंट में वोल्टेज हल्का फुल्का फ्लक्चुएट करता है, तो उसके अंदर ये टेक्निकल टर्म है, वैसे उसका वही कहना चाह रहे हैं 170 वोल्टेज है। सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, तो ऑफ कोर्स 100 टाइम्स छोटा होगा, आप उसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट दिस विल बी 1.7 वोल्ट्स। कैलकुलेट द इनपुट वोल्टेज इफ इट ड्रॉज 0.5 एम्पेयर्स। इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करें अगर वो 0.5 एम्पेयर जो वो ड्रॉ करता है, ये ट्रांसफार्मर्स की बात हो रही है, तो वही आपको ये कह रहे हैं। यहाँ पर वो आपको सिंपली ये कह रहे हैं कि आपके पास जो प्राइमरी करंट है दैट इज़ 0.5 एम्पेयर्स, जो इनपुट वोल्टेज है यानी प्राइमरी वो ड्रॉ करता है 0.5 एम्प्स, तो आपके पास जो प्राइमरी करंट है दैट इज़ 0.5 एम्प्स। उसके बाद आपको कहते हैं कि आउटपुट जो मतलब जो ओवरऑल पावर है, ओके, जो आपके पास पावर है उसको मैं IP कहता हूँ, यानी करंट है फॉर द प्राइमरी। आपको ओवरऑल पावर है जो आइडियल वोल्टेज हम यहाँ पर आइडियल ही कंसिडर करते हैं, दोनों में सेम होगी, दैट इज़ 100 वोल्ट्स 100 वाट्स। और उसके बाद आपके पास जो करंट है फॉर द सेकेंडरी, जो आउटपुट करंट है दैट इज 8.3 एम्प। तो क्लियरली ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज डिक्रीज करेगा, जैसे हमने देखा था। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन है वोल्टेज के रेफरेंस में। तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने ये कहा है कि इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट करें अगर वो 0.5 एम्पेयर बताता है, तो यहाँ पर तो एक्चुअली में हमें डायरेक्टली पावर को यूज़ करेंगे। P इज इक्वल टू VI हमारे पास फार्मूला है, 100 वाट्स इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय 0.5 एम्प्स। तो वोल्टेज हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज 200 वोल्ट्स। तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है 200 वोल्ट्स। इसके बाद वो कहते हैं रेशो निकालें प्राइमरी टू सेकेंडरी की। तो ये भी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है कि जो नंबर ऑफ P, ये नंबर ऑफ कॉइल्स की रेशो है, ये इक्वल है हमारे पास हमारे करंट की रेशो के साथ, ओके। उसी के मुताबिक वो हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। बल्कि एक्चुअली में ये थोड़ी सी मैंने गलती की है, शायद मैंने एसएलओ में भी गलती की थी। यहाँ पर IS होगा और IP होगा, VP और VS ज़रूर होगा, लेकिन P के सामने यहाँ पर S होगा और S के सामने यहाँ पर P होगा, क्योंकि करंट एक्चुअली में उल्टे तरीके से बढ़ता है। जब हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स कम करेंगे करंट बढ़ता है, उनको ज़्यादा करेंगे तो करंट कम होता है, तो इस वजह से यहाँ पर उल्टी रेशो है। बट एनीवेज यहाँ पर हमारे पास अब क्या होगा कि इधर हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास हमने ये रेशो निकालनी है, तो हम लोग डायरेक्टली इनको डिवाइड कर सकते हैं। IS डिवाइडेड बाई IP, उन्होंने कहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.3 एम्प्स डिवाइडेड बाई 0.5 एम्प्स, ओके। तो जब हम लोग ये रेशो निकालेंगे तो ये हमारे पास आती है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, ये हमारे पास एक्चुअली में आएगी 16.6:1। यहाँ पर एक्चुअली में इन्होंने गलत लिख दिया, ये 16.6:1 होगी। उन्होंने हमें प्राइमरी टू सेकेंडरी कहा था, तो क्लियरली हमारे पास स्टेप डाउन वोल्टेज है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, 16.6:1 है। और उसके बाद टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर दिस स्टेप डाउन। कैलकुलेट द आउटपुट पावर, आउटपुट पावर जो कि सेम होगी इनपुट पावर के, एंड आउटपुट करंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में कम है। द वैल्यू ऑफ इनपुट करंट इज दिस, और 100% एफिशिएंट यानी आइडियल है, तो अब हमारे पास दोनों तरफ पावर सेम होगी। तो ये हमारे पास इनपुट करंट था, और हमें पता है कि हमारा इनपुट वोल्टेज क्या है। यहाँ से हम लोग अपनी एक्चुअली में इनपुट पावर निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 11.5 वाट्स आएगा। और उसके बाद जाकर उन्होंने कहा है कि आउटपुट करंट निकालें। तो आउटपुट करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज कितना है, तो अगेन P इज इक्वल टू VI करके हम लोग यहाँ से करंट निकालेंगे। तो ये वाला सवाल मैं आपको, a transformer in an adapter steps up
a 115 volts to the 230 volts needed for a hair dryer. Okay. इसने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किया है. A current of 5 amperes flows through the hair dryer. Assuming that the again ideal है, calculate the current drawn from the main supply. तो यहाँ पर वो एक्चुअली में कहते हैं कि 5 एम्पेयर से करंट फ्लो कर रहा है हेयर ड्रायर से, जबकि हेयर ड्रायर से 230 वोल्ट्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसफार्मर रिक्रिएट की हैं. जो मेन सप्लाई आ रही दैट वाज 115 वोल्ट्स. तो वहाँ से हम लोग करंट कैलकुलेट करें. तो सबसे पहले आप 230 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ. तो अगर आप लोग 230 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आपके पास पावर आ जाएगी जो कि है इस केस में 1150 वाट्स आपके पास पावर है. 100% एफिशिएंट है. तो आप इसको इनपुट में भी ले जाएंगे और अब आप लोग कह देंगे कि यही पावर आपके पास इक्वल होगी 115 मल्टीप्लाइड बाय द करंट, यानी कि करंट आपके पास होगा 1150 डिवाइडेड बाय 115 दैट इज 10. तो 10 एम्प्स यहाँ पर हमारे पास करंट होगा.